जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी 2026 के लिए आप सभी है एसएससी जीडी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो। तो तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके जीके जीएस में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं और अभी आपकी तैयारी कितनी है। तो उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो होता है कि पिछले साल में कैसे क्वेश्चंस आए थे, पिछले जो 2-3-4 सालों में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर हमें उन लेवल के क्वेश्चंस को अगर हम सोल्व कर पा रहे हैं, कितना सोल्व कर पा रहे हैं, इससे हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी है। तो आज वाला वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके एग्जाम्स में जीके से 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चंस का ये रियल पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूं और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। हर एक क्वेश्चंस को बड़े आराम से देखते हुए और उसका आंसर करने की कोशिश आपको करनी है। ठीक है, आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो यहां पर याद हो जाएगा और इसके अलावा आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और कैसे लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, जो लैंग्वेज कौन सी होती है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर पहला है कि भारतीय खिलाड़ी संदीप कुमार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेला जाता है, ये अपने को बताना है। खेल और खिलाड़ी वाला जो टॉपिक है वो आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, तो इसमें से आपको बताना है कि जो खिलाड़ी संदीप कुमार हैं वो कौन से खेल से संबंधित है। अगर आपको पता है तो आप आराम से इसका आंसर कर लोगे, अगर आपको नहीं पता तो फिर नहीं हो पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, जो संदीप कुमार है खिलाड़ी, ये किससे संबंधित हो जाएंगे, तीरंदाजी से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, तीरंदाजी आप सभी जानते हो, तीरंदाजी वाला। तो इसमें तीरंदाजी से 2-3 और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके नाम है, याद कर लेना। एक तो है प्रवीण जाधव। ठीक है, एसएससी के द्वारा पूछा गया है प्रवीण जाधव। ठीक है, प्रवीण जाधव है, ये भी पूछा जाता है। संदीप कुमार के साथ साथ प्रवीण जाधव भी आपको याद रख लेना है। और इसके अलावा अतुल दास, ये भी पूछा जाता है। बाकी तो मैं आप सभी को स्टैटिक जीके वाली चीजों में आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा। अभी आपका टेस्ट चल रहा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, तो याद कर लेना प्रवीण जाधव, अतुल दास और संदीप कुमार, ये किसके प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तीरंदाजी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इस क्वेश्चन से आपको यह पता चलेगा कि आजकल है ना, एसएससी है आपके, एसएससी जीडी के एग्जाम्स में है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी है, थोड़े अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए क्या है कि खालिस्तान जिसका संबंध दक्षिण भारत के केरल से है का नाम एक पौराणिक मायाविनी स्त्री मोहिनी से लिया गया है, ये आपको बताना है। बताओ। तो सबसे पहले तो यहां पर केरल का ही नाम दे दिया। तो अगर आपको पता होगा कि इनमें से जो ये सारे के सारे नृत्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा नृत्य केरल से है, तो आप आराम से इसका आंसर कर लोगे। और वैसे दूसरी चीज क्या है कि यहां पर बात हो रही है मोहिनी स्त्री की, तो मोहिनी से क्या हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी आप सभी को पता है केरल राज्य का क्या है, शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा, मोहिनी अट्टम हो जाएगा। इसके अलावा मणिपुरी नृत्य कहां का होगा, मणिपुर का हो जाएगा। भारतनाट्यम किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा तमिलनाडु का। ये भी क्या है भाई, दक्षिण भारत का हिस्सा है, तो तमिलनाडु राज्य का हो जाएगा। बिहू नृत्य की बात करेगा तो ये कौन से राज्य का हो जाएगा, ये असम राज्य का नृत्य हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहां से आपको यह भी पता चला कि नृत्य वाले टॉपिक से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। इन टॉपिक्स को ऐड करते हुए चलना, लिखते हुए चलना, आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है कि यहां से क्वेश्चंस आते हैं। आगे बढ़ते हैं। वैसे तो मैंने एक स्पेशली वीडियो आप सभी के लिए बना दिया है कि कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, फिर भी आपको पता चलेगा अब रियल क्वेश्चंस और क्या आप इनके आंसर कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश की खामटिस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। पहले जो एग्जाम्स हुए हैं 2021-22 से पहले के जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चंस आते थे, या तो शास्त्रीय नृत्य पूछ लिया जाता था या वो नृत्य पूछ लिए जाते थे जो सबसे ज्यादा फेमस होते थे। लेकिन आजकल थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, कि आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं जैसे ये वाला देखो कि अरुणाचल प्रदेश का
त्योहार है, ठीक है, त्योहार है, लेकिन वो कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? खामटिस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सा त्योहार हो जाएगा? तो सांगकेन त्योहार है, ये अरुणाचल प्रदेश की खामटिस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यहां से एक क्वेश्चन और याद हो गया जो आपके एग्जाम्स में आ सकता है कि खामटिस जनजाति है जो आपकी, ये कौन से राज्य की जनजाति है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की जनजाति हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस में क्वेश्चंस याद करते हुए चलना है। हमें क्या बनना है? हमें स्मार्ट बनना है। देखो रटे रटाए क्वेश्चंस है वो नहीं आएंगे आज के समय में, है ना, रटे रटाए क्वेश्चंस आना बंद हो चुके हैं। आप कितने स्मार्ट हो, सही से आंसर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, ये एग्जामिनर देखता है। तो अपने को स्मार्ट बनना बनेगा। पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, तो इस बार ऐसे आ सकता है कि खामटिस जनजाति है वो कौन से राज्य की जनजाति है, और जनजाति से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, वो पढ़ना है आपको अच्छे से। तो ये अरुणाचल प्रदेश की हो जाएगी। ठीक है जी, ऐसे याद करते हुए चलना है। टेंशन मतलब सब कुछ याद करवा दूंगा, ठीक है। बस आज वाले टेस्ट में आप ईमानदारी से अपना स्कोर बताना क्या रहता है कि जून 2023 में कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वार्षिक महान आप्रवासी सूची में किस भारतीय को मान्यता दी गई, ये अपने को बताना है। यहां से आप देख रहे होगे जून 2023 का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है? करंट अफेयर का। करंट अफेयर देखो आपको कम से कम है वो एक साल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है, एक साल की तो पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा जितना आप पढ़ पाओगे आपके लिए बेस्ट रहेगा। एक साल की तो क्या करनी पड़ेगी? आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है जी। तो इसका क्वेश्चन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर वैसे बता देता हूं, अजय बंगा हो जाएगा। तो करंट अफेयर से एक क्वेश्चन आ चुका है। जो स्टूडेंट पूछते हैं ना कि करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते, आते हैं तो कितने क्वेश्चंस आते हैं, अभी आप नोट करते हुए चलना। पहला क्वेश्चन वो था और दूसरा क्वेश्चन देख लो करंट अफेयर का ये है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022-23 के दौरान कृषि निर्यात बिलियन अमेरिकी डॉलर कितना था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो करंट अफेयर के दो क्वेश्चन हो गए ना। चलो आगे देखिए क्या है कि अभिनव बिंद्रा ने इस वर्ष ओलंपिक खेलों में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, आप इसको स्टैटिक जीके का इतिहास का बोल सकते हो क्योंकि ये पहले हो चुका है, जो बीत चुका है वो इतिहास बन जाता है और ऐसे क्वेश्चन को हम स्टैटिक जीके में इंक्लूड कर लेते हैं। तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर बताएंगे। बताइए भाई कि उन्होंने कब जीता था, बताओ कब जीता था। तो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है कि व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे, तो उनका नाम हो जाएगा अभिनव बिंद्रा जी। और इन्होंने ये कब जीता था भाई? 2008 में। कब जीता था? 2008 में इन्होंने जीता था, ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये करंट अफेयर का तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, तो करंट अफेयर वाले क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ना आपको याद भी होगा। आगे बढ़ते हैं। ये है अच्छा क्वेश्चन कि बेरोजगारी दर की गणना खालिस्तान के अनुपात के रूप में की जाती है, ये आपको बताना है। बेरोजगारी दर की गणना आपको बतानी है, बताइए किसके रूप में की जाती है, कैसे की जाती है। तो जो बेरोजगारी दर की गणना होती है वो की जाती है बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल के बीच में। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। थोड़ा अटपटा क्वेश्चन लग सकता है लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी यानी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, खालिस्तान की प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है या भारत के जो महान्यायवादी हैं वो कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति, ठीक है जी। इसका क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो एक लाइन मिस हो गई है कि भगत सिंह जी
और बटुकेश्वर दत्त जी ने खालिस्तान में बम फेंका था, जैसा कि उनके पत्रक में बताया गया था कि घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था बल्कि बहरों को सुनाना था। तो जो भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी ने, आप सभी को पता होगा, बम फेंका था, एक असेंबली में बम फेंका था, लेकिन उसका लक्ष्य क्या था कि भाई किसी को जान माल की हानि नहीं होनी चाहिए। तो जो खाली जगह थी वहां पर बम फेंका गया था ताकि जो बहरे लोग हैं उनको सुनाई दे, उनको सुनाने के लिए किया गया था। अब ये आपको बताना है वो कौन सी असेंबली थी, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर सभी को पता है, कौन सी हो जाएगी? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी भाई? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगी। ठीक है जी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी, ये इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी। ठीक है, और जो भगत सिंह जी के साथ जिनको फांसी की सजा सुनाई गई थी या जिनको फांसी दी गई थी वो कौन थे? राजगुरु जी और सुखदेव जी। ठीक है जी। और एक बात और याद रख लेना, आप देश के सैनिक बनने वाले हो और एक भारतीय होने के नाते भी हमारा फर्ज बनता है, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं, उनका हमें सम्मान करना है, ना कि इन नेताओं के चक्कर में उनका अपमान करना है। कोई नेता किसी पार्टी का है, वो दूसरी पार्टी के नेताओं को गलत बोलेगा जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन आपको नहीं करना, आप एक भारतीय हो। ठीक है, वो गंदे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी गंदे बन जाएं उनकी तरफ। जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए 1% भी भूमिका निभाई है, इसका मतलब है हम उनके कर्जदार हैं, उनको गलत बोलने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। ठीक है जी, चलो। खालिस्तान नवंबर 2023 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ठीक है, ये तो करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो आप सभी को करना होगा। बिल्कुल सिंपल है, बताओ। तो इसको हटा दो, इसको हटा देते हैं और अब क्वेश्चन से ये बताइए कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं ये आपको बताना है। बताइए सभी स्टूडेंट। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे? 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। ठीक है, और मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? क्योंकि जो हमारा मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको जोड़ा गया था। ठीक है जी, चलो। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं कि डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? खेल से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, ये तो फिक्स है। डूरंट कप का आपको बताना है। जैसे बहुत बार संतोष ट्रॉफी का पूछा जाता है कि जो संतोष ट्रॉफी है वो किससे संबंधित हो जाएगी, कौन से खेल से संबंधित हो जाएगी? तो संतोष ट्रॉफी किससे है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, आपने रणजी ट्रॉफी के बारे में बहुत बार सुना होगा, रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी का भी पूछा जाता है, तो ये किससे हो जाएगी? क्रिकेट से हो जाएगी। जब हम खेल से संबंधित स्टैटिक जीके वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीजों के बारे में बताएंगे। अब आप बताइए डूरंट कप है वो किस खेल से संबंधित है? डूरंट कप है किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। डूरंट कप है वो कौन से खेल से संबंधित हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, किससे हो जाएगा? फुटबॉल से। डूरंट कप कौन से खेल से संबंधित हो जाएगा? फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा भाई? फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और फुटबॉल की दूसरी जो इंपॉर्टेंट है वो है संतोष ट्रॉफी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना 2023 की शुरुआत की थी? अब एग्जाम्स में पूछेगा 2023 नहीं लिखेगा, आपसे डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत है वो कौन से राज्य सरकार के द्वारा की गई थी? तो बताइए कौन से राज्य सरकार के द्वारा है गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी? और यहां से आपको एक बात और पता चली कि योजनाओं से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो योजनाओं वाला टॉपिक हमें पढ़ना है। तो जो गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तेलंगाना जो सरकार है उसके द्वारा की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी शुरुआत हरियाणा में से हुई थी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से आपको एक बात बता देता हूं, जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते उनको एक बात नोट कर लेना है कि इस बार आपके एसएससी जीडी में इकोनॉमिक्स से काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं।
लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आपको इकोनॉमिक्स से देखने के लिए मिलेंगे। तो इकोनॉमिक्स पे भी आपको फोकस करना है। किसी शिफ्ट में हो सकता है कम आ जाए, किसी शिफ्ट में हो सकता है 4 से 5 आ जाए, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नई एजेंसी अभी आई है एडिक्विटी, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है जी, इस बात को आप सभी को नोट कर लेना है। एडिक्विटी है, इकोनॉमिक्स पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है। चलो अब देखिए क्या है कि राजस्व प्राप्तियों से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों को आपको पढ़ना है और बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। राजस्व प्राप्ति वे प्राप्तियां हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, राजस्व प्राप्तियों को कर और गैर कर राजस्व में विभाजित किया गया है। इसका मतलब दोनों ही ठीक है, तो ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा खालिस्तान को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया, ये अपने को बताना है। बताओ बताइए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया और खालिस्तान को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है, ये आपको बताना है। और जो स्टूडेंट सोचते हैं ना भाई साइंस से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, तो आप देख सकते हो साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप बताइए इनमें से किसको है आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है, बताइए बताइए सभी स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, परमाणु संख्या। ठीक है, आवर्त सारणी के स्पेशल क्वेश्चंस मैंने दिए थे कि इन सभी को आपको याद कर लेना है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो स्टूडेंट अभी नए आए हैं कोई बात नहीं, अभी आपको दोबारा से मिल जाएंगे। ठीक है, जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं कि वराह मिहिर की रचना पंचदात्तिका खालिस्तान खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो बताओ, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपका आंसर आराम से निकल जाएगा, क्योंकि यहां पर पंच की बात की गई है। किसकी? पंच की। और पंच का मतलब क्या होता है? 5। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बोला ना कि आपको क्या बनना पड़ेगा, स्मार्ट बनना पड़ेगा। पंच का मतलब क्या होता है? 5। चतुर्थ का मतलब क्या होता है? 4 होता है। जहां पर द्वि लिखा मिल जाए तो 2 की बात कर रहा है, त्रि लिखा मिल जाए तो 3 की बात कर रहा है, एक का मिल जाए और कुछ मिल जाए तो इसका मतलब 1 की बात कर रहा है। ठीक है जी, तो ऐसे आपको देख लिया करो, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो, आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, बताओ। क्षेत्रफल के आधार पर आपको बताना है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा। ठीक है जी, कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा 7वां स्थान। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर जनगणना के बारे में बात करें तो कौन सा हो जाएगा? 2रा स्थान हो जाएगा। और अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में जनगणना में क्या हो गया है? हमारा पहला स्थान हो गया है। लेकिन 2011 के बाद हमारे देश में जनगणना नहीं हुई है, तो इसलिए 2011 के अनुसार कौन सा हो जाएगा? 2रा, और वर्तमान में भाई पहला हो चुका है। ठीक है जी। शिव कुमार शर्मा का नाम भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो वाद्य यंत्र से क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, जिस तरीके से आपसे तबला वादक पूछेगा, आपसे सितार वादक पूछ लेगा, आपसे संतूर वादक पूछ लेगा, आपसे शहनाई वादक पूछ लेगा, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम्स में। तो आप सभी बताइए कि जो शिव कुमार शर्मा जी हैं उनका कौन से वाद्य यंत्र से संबंध है? उनका कौन से वाद्य यंत्र से संबंध है, यानी कि कौन से वाद्य यंत्र को वो चलाते हैं, बजाते हैं, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संतूर। कौन सा हो जाएगा? संतूर हो जाएगा। और देखो ये सारे के सारे आपको याद करने होंगे, और याद कैसे होंगे? देखो एक बात बताता हूं आपको कि अगर आपको स्टैटिक जीके याद करनी है तो स्टैटिक जीके को याद करने का तरीका होता है, जितनी बार आप उसका रिवीजन करोगे उतनी बार आपको याद हो जाएगी, उतने अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, तो स्टैटिक जीके को आपको अच्छे से याद करना है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक का निधन किस वर्ष में हुआ था? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हरित क्रांति है वो किससे संबंधित थी। तो हरित क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी भाई? जो खाद्यान्न है,
ठीक है, खाद्यान्न फसलें हैं, जो हमारी खाद्यान्न फसलें हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, खाद्यान्न फसलें हैं, या आप बोल सकते हो कि जो हमारे खाने वाले अनाज हैं उनसे संबंधित हो जाएगी, स्पेशली गेहूं, ठीक है, इन सभी से संबंधित हो जाएगा। तो हरित क्रांति इनसे संबंधित है, खाद्यान्न से, या हमारा जो अनाज है खाने वाला उससे संबंधित हो जाएगी हरित क्रांति। अब हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हरित क्रांति के जनक थे एमएस स्वामीनाथन जी। एमएस स्वामीनाथन जी हो जाएंगे। ठीक है, हरित क्रांति के जनक कौन थे? एमएस स्वामीनाथन जी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो बात हो रही है वो एमएस स्वामीनाथन जी के बारे में बात हो रही है। और हमसे पूछा है कि इनका निधन कब हुआ। तो इनका जो निधन हुआ है भाई वो अभी हुआ था 2023 में। कब हुआ था? 2023 में क्या है, इनका निधन हुआ था। 2024 में है इनको भारत रत्न मिला है। ये पद्मश्री से, पद्म विभूषण से, पद्म भूषण से और भारत रत्न से संबंधित है। और जो भारत रत्न मिला है इनको वो 2024 में मिला है। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, 2024 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। तो आपको ये बात भी पता चल गई, क्रांति से संबंधित क्वेश्चंस तो आते हैं लेकिन अभी थोड़े अच्छे लेवल के आने लगे, रटे रटाई नहीं आते कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो थोड़ा सा हमें डीपली पढ़ना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है आप सभी स्टूडेंट को कि हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डीपली हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हम अच्छे से आंसर कर पाएंगे। लोक नृत्य जात्रा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई है, ये आपको बताना है, यात्रा की उत्पत्ति। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है। बताइए, तो जो यात्रा की उत्पत्ति है वो कहां से हुई है? तो जैसे ही यात्रा का नाम आया, आप मूवीज वगैरह में सुने होंगे, तो और वैसे भी आप सोशल मीडिया पे काफी चर्चा में रहता है। तो यात्रा किससे संबंधित हो जाएगा? ये पश्चिम बंगाल से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा भाई? पश्चिम बंगाल से संबंधित हो जाएगा। यहां से आपके जो पेपर है ये जो समाप्त होता है, इसमें हमने देखा कि 3 से 4 क्वेश्चंस करंट अफेयर के आए हैं, लेकिन अगर मान के चले तो 3 क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर के आएंगे। ठीक है, एवरेज मैं आपको बता रहा हूं। स्पोर्ट्स जीके से क्वेश्चंस आते हैं, नृत्य वगैरह जो शैली है उनसे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, जनजाति वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं, जो वादक है, सेनाई वादक हो गया, तबला वादक हो गया, जो शास्त्रीय कला वाले संबंधित क्वेश्चंस है वहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। और इकोनॉमिक्स आपको देखने के लिए मिलेगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सभी से तो क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है जी। तो अगर आपको जिनको भी प्रॉब्लम है, ठीक है, पहले तो कमेंट करके बताना आपका स्कोर क्या रहा है। अब आप सभी जीके जीएस के जो बेस्ट नोट्स जिनको भी चाहिए कि भाई जिसमें हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हों, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, इन चारों सब्जेक्ट के साथ साथ आप सभी को साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए, क्योंकि आप सभी एसएससी जीडी के लिए पूरी साइंस टॉपिक वाइज नहीं पढ़ना पसंद करोगे, क्योंकि यहां से 2 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाए, स्टैटिक जीके जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी आपको मिल जाए, और कुछ कंप्यूटर भाई जिनका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है वो भी साथ में मिल जाए, तो आप हमारे ये नोट्स परचेज कर सकते हो, अपने ऐप पे अवेलेबल है। और आप सभी के लिए जो ऑफर प्राइस चल रहा है, ऑफर चल रहा है एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट के लिए, उनके लिए सिर्फ 51 रुपए हमने रख दिए हैं। 199 रुपए इसका प्राइस रहता है, लेकिन अभी उसको काट के आप सभी के लिए 51 किया हुआ है। तो अपने ऐप पे जाके अभी ले लेना, बाद में इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो फिर मत बोलना। ठीक है, जिनको भी पढ़ना है। लेकिन मैं इतना बता देता हूं, सिलेक्टेड टॉपिक्स मैंने रखे हैं, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी बुक डाल दी, नहीं, सिलेक्टेड टॉपिक्स मैंने रखे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। प्लस में जैसे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और स्टैटिक जीके तो है ही, सिंपली स्टैटिक जीके बहुत अच्छी से मैनेज की हुई है जो आपके एग्जाम्स के हिसाब से है। ठीक है, तो अपने ऐप पे है और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ले सकते हो। आज वाली क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे और आपका क्या स्कोर रहा, ये कमेंट करके जरूर बताना। जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।